वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शैडो ने अपनी स्किल्स और लेवल को रियलिटी के साथ सिंक्रोनाइज कर लिया है और उसने बहुत सारी नई स्किल्स भी खरीद ली हैं। इसके बाद वो गेम से लॉग आउट करके रियलिटी में आ जाता है। रियलिटी में आने के बाद वो अपना एड्रेस बदलने की सोचता है क्योंकि कॉन्सिसी को इसके बारे में पता चल चुका है। फिर वो अपना सारा सामान अपने ग्रेडी स्पेस में रख लेता है और 20 फ्लोर की खिड़की पे जाके बैठ जाता है और वो फोन में चेक करता है कि जांगना रेस्टोरेंट का एड्रेस क्या है। फिर वो तुरंत ही डोंगफेंग जियान को मारने के लिए जांगना रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जांगना रेस्टोरेंट में दद्दू यहाँ का राजा बनने की सोच रहा है और पोता शैडो को मार के उसे अपना स्लेव बनाने की सोच रहा है। वहीं पे शैडो भी अब आ चुका है और उसे पता चलता है कि इन गार्ड्स के पास गन्स भी हैं। तो पहले अपने डिवोटी फॉलोअर को अंदर जाके सबको मारने का ऑर्डर देता है। तो डिवोटी फॉलोअर भी जाता है और अंदर सभी का मैसेकर करने लगता है। जब दद्दू को मार रहा था तो पोता मौका देख के यहाँ से भागने की कोशिश करता है और सामने उसे शैडो दिखता है और अगले ही पल उसे शैडो उल्टा दिखाई देने लगता है क्योंकि उसका सर ऊपर घूम रहा था। एक ही पल में शैडो ने पट्ट से हेडशॉट मार के इसका सर उड़ा दिया था और अगले ही पल वो इसकी सारी लाइफ स्पैम भी चूस लेता है और इससे इसे बहुत ही अच्छी लूट भी मिलती है। और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत भी इसी सीन से होती है। क्वेंगफेंग ने यहाँ आए डोंगफेंग फैमिली के हर एक इंसान को मार दिया था। उसके बाद वो सबकी लाइफ स्पैम चूसे जा रहा था। चारों तरफ ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्ट्स का कर्ट्स फैला हुआ था। क्वेंगफेंग को भी ये सीन बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि उसको अच्छी खासी लाइफ स्पैम मिल गई थी। फिर वो अपना सर घुमाते हुए कहता है, इस बार ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्ट्स ने सच में बहुत ही बढ़िया काम किया है। ना सिर्फ इसने यहाँ सारी बॉडीज को एब्जॉर्व किया बल्कि यहाँ पर पड़े खून के धब्बे भी पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और साथ ही साथ इसने इन लोगों की लाइफ स्पैम की आखिरी बूंद तक चूस चूस के निकाल ली है। मेरी नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जुड़ जुड़ के अब 2327 सालों तक की हो गई है। भले ही अब मैं भविष्य में अगर किसी बर्जर्क एरिया में भी क्यों ना जाऊं, मुझे ज्यादा प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी एमसी को पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो ध्यान से सुनता है तो लोग चिल्ला रहे थे, जल्दी जल्दी करो, पुलिस को कॉल करो। अभी अभी इस बॉक्स रूम के अंदर से गन शॉट्स और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर हमें कॉरिडोर का सीन दिखाते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते दौड़ते इस रूम की तरफ आ रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे कि डोंग फैमिली यहाँ पर गैदरिंग कर रही है, जल्दी करो, डोंग फैमिली बहुत जानी मानी फैमिली है, यहाँ कुछ हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ गन फाइट हुई है तो जरूर यहाँ कैजुअलिटीज भी हुई होंगी। पर जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ ये कितनी अजीब बात है। और हमें सामने दिखाते हैं, सामने का रूम तो पूरा साफ सुथरा था पर सारा फर्नीचर ऊपर नीचे पड़ा हुआ था। ये देख के पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स घबराने लगते हैं। हेड गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो डरते डरते चिल्लाता है, ये बॉक्स रूम तो पूरा तबाह हो रखा है, ऑब्वियसली यहाँ पर शूट आउट हुआ है, पर यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है? क्या किसी ने इस होटल से बाहर किसी को आते आते देखा क्या? तो गार्ड्स चिल्लाते हैं, नहीं हमने तो नहीं देखा। एक गार्ड चिल्लाता है, क्या इस होटल पे किसी भूत प्रेत का साया हो गया है? फिर हमें बाहर एमसी को दिखाते हैं जो स्टेल्थ मोड में आराम से इस होटल के बाहर जा रहा था और उससे बाहर से अभी भी इनकी आवाजें आ रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, कितनी अजीब बात है, डोंगफेंग फैमिली के मेंबर्स कहाँ चले गए? ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे एक साथ ही गायब हो गए हैं। तो दूसरा वो कहता है, चलो पहले पुलिस को कॉल करते हैं। फिर अपना एमसी यहाँ इन लोगों को इग्नोर करते हुए कहता है, चलो एक टारगेट तो खत्म हुआ, अब अगला टारगेट क्वांग फैमिली का क्वान ग्रुप। फिर किम अब भी स्टेल्थ मोड में सोल की गलियों में आगे बढ़ते हुए कहता है कि पर क्वांग फैमिली ग्रुप ने अपने हेडक्वार्टर को गॉड फॉरसेकन गेम के डिसेंड होने से लंबे समय पहले ही नॉर्थ अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर लिया था। अभी के लिए तो मैं सिर्फ एक ही पर्सन से डील कर सकता हूँ, वो है क्वान सीसी, क्वान फैमिली ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी, जो अभी के लिए मैजिक मेट्रोपोलिस के एरिया में ट्रैप्ड है जहाँ से वो बाहर नहीं आ सकती। मुझे उसके इस कंट्री को छोड़ने से पहले ही उससे निपटना पड़ेगा। और हाँ, इस ट्रांसलेशन में मैजिक मेट्रोपोलिस को डीमन सिटी के नाम से लिखा गया है। क्वेंगफेंग बताता है कि जियांगाई सिटी से डीमन सिटी के बीच की दूरी लगभग 300 किलोमीटर की है। वहाँ तक चल के जाने के लिए मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर क्वेंगफेंग इस जगह से थोड़ा दूर जाके एक सी ड्रैगन नाम के होटल में एक रूम बुक करता है। फिर क्वेंगफेंग अपने होटल के रूम में सोने की तैयारी करते हुए कहता है कि मुझे गेम में जाके एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं माउंट ढूंढ सकूं और उसके ऊपर बैठ के मैं सवारी कर सकूं। इससे मेरी बहुत ज्यादा टाइम की बचत हो जाएगी। फिर एमसी लॉग इन करता है अपने गेम में तो गॉड फॉरसेकन गेम उसका वेलकम करता है और अपना एमसी शायद अपने हाइड आउट में ही टेलीपोर्ट होके आया है। फिर क्वेंगफेंग गेम में आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ रुइंस में अब भी कुछ सिल्वर और गोल्ड ग्रेड के बॉस हैं, मैं वहाँ जाके इन्हें फार्म कर सकता हूँ। तभी उसके पास आनुए की कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट आती है। जब वो इसको अलाउ करता है तो आनुए यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, बिग शॉट मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। जो सुन के ये भी बहुत हैरान हो जाता है। फिर आनुए पूरे जोश में बताती है कि अभी अभी श्याओ हाई ने एक टूम की एंट्रेंस को ढूंढा है पर वहाँ एक गोल्ड ग्रेड का ग्रज घोस्ट उसे गार्ड कर रहा है, हम उसके अंदर भी नहीं जा सकते। तो अपना एमसी कहता है, एक टूम की एंट्रेंस, लिटिल ब्लैक ने उसे कैसे ढूंढा? तो आनुए बताती है कि जब हम वापस इनिशियल टाउन में जाने के लिए पीछे जा रहे थे तो हमने छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा लंबा रास्ता चुन लिया, पर चलते चलते हमने ये डिस्कवर किया कि हमारे साथ श्याओ हाई तो है ही नहीं। फिर हमने उसे ढूंढना शुरू किया। उसको ढूंढने में हमें थोड़ा समय
समय लगा और बाद में हमें पता चला कि उसका पैर फिसल गया था और वो एक कुएं में गिर गई थी। और चूंकि एक टूम की एंट्रेंस का एक स्पेशल एरिया था तो यहाँ पर टीम चैट का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता था, इसीलिए शाओहुई भी हमारे पास कोई मैसेज नहीं भेज पाई थी। और हमने जब इसी गड्ढे का रास्ता को फॉलो करने की कोशिश की तो हमने ये डिस्कवर किया कि वहाँ पर एक लेवल 12 का गोल्ड ग्रेड बॉस हमारा पीछे करते हुए हमारे ऊपर स्लैशेस मार रहा था। ये तो अच्छी बात है कि हम बहुत तेजी से वहाँ से भाग आए। हम पहले ही यहाँ शेल टाउन में वापस आ गए हैं। अगर बिग शॉट को अगर वहाँ जाना है तो मैं आपको वहाँ के कोऑर्डिनेट्स दे सकती हूँ। ये सुन के क्विंग फेंग सोचता है कि सच में एक लकी चार्म तो लकी चार्म ही होता है। तुम बस ये कह रही हो कि तुम एक रूइन सिटी में चलते चलते एक टूम को फाइंड कर सकती हो, वो भी बस एक गड्ढे में कदम रख के। टूम्स टेम्पल्स ऑफ फेथ और कर्स रूइंस की तरह होती हैं। ये रैंडमली किसी भी जंगल में कहीं पर भी अपीयर होती हैं। फिर क्विंग फेंग इससे कहता है ठीक है आनियो, मुझे इसके कोऑर्डिनेट सेंड करो। तो ये आनियो भी एक्टिंग करने लगती है और क्यूट एक्ट करते हुए कहती है हाँ, अगर वहाँ से कुछ ऐसा ड्रॉप हो जो बिग शॉट का भी यूज ना कर पाए तो हमें बेचना मत भूलना। इसके लिए क्विंग फेंग ओके कर देता है और वो मनी मन हंसते हुए सोचता है ये औरत आनियो सच में बहुत स्मार्ट है। फिर क्विंग फेंग को इसके कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो वहीं पर ही आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर में वो वहाँ तक पहुंच भी जाता है। उसे एक कुएं जैसा दिख रहा होता है और वो कहता है ओ तो ये है टूम की एंट्रेंस। कोई अपनी टीम के साथ चलते चलते इतने बड़े कुएं में कैसे ही गिर सकता है? ये औरत शाओहेजी, इसमें कुछ तो बात है। और मैं बता दूं शाओहेजी लिटिल ब्लैक का ही नाम है। फिर क्विंग फेंग सीधा इस कुएं में छलांग लगा देता है और बड़े आराम से नीचे उतर आता है। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है तुम टूम ऑफ ग्रीवेंस के अंदर आ चुके हो, तुम्हारी नॉर्मल कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया है। पर एमसी इसे इग्नोर करते हुए उस तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ से उसे दो लाल लाल आंखें नजर आ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उससे एक दाढ़ की भी आवाज आती है और उससे सामने एक डार्क ऑरा रिलीज करता हुआ एक जायंट मसल मैन दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी डार्क तलवार भी थी। भले ही इसका फिगर एक इंसान की तरह लग रहा हो पर ये एक लेवल 12 का ग्रज घोस्ट है, एक गोल्ड ग्रेड का मॉन्स्टर। क्विंग फेंग इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मनी मन सोचता है एक ग्रज घोस्ट, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इस बॉस का सामना कभी नहीं किया पर इसकी अपीयरेंस को देखते हुए अंदाजा लगाया जाए तो ये एक फिजिकल अटैक टाइप मॉन्स्टर होना चाहिए जिसका पार्शियली अटैक पावर और रेंज थोड़ी हाई होगी। अब कोई शक नहीं आनियो और बाकी सब इसे देखते ही भाग खड़े हुए क्योंकि मैंने जो इन लोगों को स्किल बुक्स और इक्विपमेंट सेल किए हैं वो ज्यादा इनकी डिफेंसिव पावर को इंक्रीज नहीं करते। फिर एक ग्रज घोस्ट पागलों की तरह अपनी तलवार लेके एमसी के ऊपर ही रश कर देता है पर अपना एमसी अभी सोच रहा था कि वांगमिंग एक सीक्रेट सील्ड वॉरियर, उसकी हेल्थ लगभग अभी के लिए 5000 के आसपास होगी पर इस बॉस का एक ही हमला उसकी आधी हेल्थ एक ही स्ट्राइक में उड़ा देगा। फिर क्विंग फेंग आसानी से इसकी स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करता है और वो सोचता है कि पर अगर इसका एक भी हमला मुझे लगा तो मैं तो पक्का मर जाऊंगा। फिर वो गिफ्ट ऑफ ग्लोरी और इंस्टेंट शैडो स्लैश को एक्टिवेट करता है और एक ही बार में इसके टुकड़े टुकड़े करके आगे निकल जाता है। इसे काटने के बाद एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि इसका डिफेंस बहुत ज्यादा हाई है, इंस्टेंट शैडो स्लैश इसकी हेल्थ को 80% कम कर सकता है पर अगर इसे गिफ्ट ऑफ ग्लोरी के थ्रोट स्लिट इफेक्ट के साथ जोड़ा जाए तो इसका डिफेंस यूजलेस ही हो जाता है। तभी एमसी को कुछ फटाके से फूटने की आवाज आने लगती है और इस मॉन्स्टर का कटा हुआ हाथ एमसी की तरफ ही उड़ के आ रहा था। एमसी हैरानी से इसकी तरफ देखता है तभी उसके हाथ में एक अजीब सी रिएक्शन टाइप होने लग जाती है। इसे देख के अपने एमसी की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है और वो चिल्लाता है नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ। पर जिससे पहले कि वो कुछ कर पाता उस मॉन्स्टर का हाथ और उसके पूरे शरीर में एक बहुत ही बड़ा घिनौना एक्सप्लोजन होता है। जी हाँ, उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो गई थी। देखने से लग रहा है कि क्विंग फेंग भी इस धमाके की चपेट में आ गया है पर रियलिटी में क्विंग फेंग उससे एक ही सेकंड में डॉज कर गया था और वो चिल्लाता है कि ये तो एक कॉर्प्स एक्सप्लोजन था, मैं बहुत केयरलेस हो गया था जो मैंने इसे डॉज नहीं किया। किस्मत से मेरी घोस्टली ब्लर स्किल एक्टिवेट हो गई जिसने मेरा 75% डॉज रेट इंक्रीज कर दिया वरना आज तो मैं मर ही गया था। इस घिनौने एक्सप्लोजन के बाद इसकी लूट बाहर आने लग जाती है। एमसी इसे देख के कहता है मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसा एक बार हुआ था जब हमने एक ऐसे बॉस को मारा था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। हमारी स्क्वाड का एक मेंबर बॉस के मरने के बाद एक्साइटमेंट के साथ लूट उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है पर तभी उस बॉस की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और हमारा टीममेट भी उसके साथ ही उड़ जाता है। कुछ तो ऐसी बदकिस्मत टीम्स भी थी जो बॉस के कॉर्प्स एक्सप्लोजन की वजह से पूरी की पूरी खत्म हो गई पर ऐसे बॉसेस लगभग प्लेटिनम ग्रेड या उसके ऊपर वाले ही होते हैं। मुझे नहीं लगा था कि एक टूम के अंदर एक गोल्ड ग्रेड का बॉस भी खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। फिर क्विंग फेंग इसकी लूट के ऊपर अपने ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है जिससे उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है तुमने एक लेवल 12 के गोल्ड टियर ग्रज घोस्ट को मारा है, इससे तुम्हें 1010 दिन की ट्रेडेबल लाइफ टाइम मिलती है, 20 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और एक प्लेटिनम टियर की स्किल बुक डार्क नाइट रिंग ब्लेड मिलती है। ग्रीडी हैंड के इफेक्ट की वजह से 6300 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ टाइम मिलती है और एक ग्रज लेदर आर्मर मिलता है प्लेटिनम टियर का। ये देख के क्विंग फेंग बहुत हैरानी से कहता है बहुत अच्छे, इस बार मुझे एक पीस ऑफ इक्विपमेंट मिला है और एक स्किल बुक मिली है और इन दोनों को ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर मैं क्विंग फेंग की इस नई प्लेटिनम ग्रेड की स्किल के बारे में बताते हैं डार्क नाइट रिंग ब्लेड। ये देखने में तो कतई धांसू लग रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन में बताते हैं कि एक असैसिन टाइप स्किल है
जो असेसन की ब्लेड को डार्क पावर से एंचेंट करती है, जिससे 5 मीटर की रेडियस में सारे दुश्मनों को 500 का डार्क एलिमेंटल अटैक डैमेज पड़ता है। इसका कूलडाउन 10 सेकंड का है, पर एमसी के लिए ये 5.7 सेकंड का ही है। इसकी लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 11 है। एमसी इसे देख के बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है ये एक्चुअली एक एलिमेंटल आउटपुट स्किल है, वो भी असेसंस क्लास के लिए। मेरे पास जो शैडो क्लास है उसके स्पिरिट एट्रीब्यूट मेरी स्ट्रेंथ के एट्रीब्यूट से ज्यादा है, इसीलिए मेरी स्पेल्स की अटैक पावर मेरी फिजिकल अटैक से ज्यादा होगी। फिर वो अपने एट्रीब्यूट के पैनल को भी ओपन करता है, जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन 9 है और उसकी एजिलिटी 24 है, पर स्पिरिट 15 है। फिर क्विंगफिंग कहता है कि चलो पहले इस स्किल को एपिक ग्रेड तक इवॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंज होता है। फिर वो इसे 3 बार इवॉल्व करता है, जिसमें उसके 6 इवोल्यूशन पॉइंट लगते हैं और अब उसके पास 36 इवोल्यूशन पॉइंट बचे हैं। अब उसकी डार्क नाइट रिंग ब्लेड प्लेटिनम टियर से एपिक टियर तक पहुंच चुकी है। उसका अटैक एरिया 5 मीटर से 12 मीटर का हो चुका है। उसकी अटैक पावर 500 से 1300 हो चुकी है। उसका कूलडाउन और बाकी सब वैसा का वैसा ही है। ये पढ़ने के बाद क्विंगफिंग आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि इस स्किल के इवोल्यूशन के बाद बस इसकी रेंज 5 मीटर से 12 मीटर बढ़ी है और इसकी अटैक पावर 500 से 1300 पॉइंट्स की हो गई है। आखिरकार ये एक एरिया वाइड अटैक स्किल है, तो इसकी बोनस अटैक पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हर एक बार स्किल कास्ट करने के बाद इसका टोटल डैमेज इंस्टेंट शैडो स्लैश की तरह हाई नहीं है, पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को क्लियर करने के लिए ये एक डिवाइन स्किल है। फिर क्विंगफिंग इंस्टेंट शैडो स्लैश और इस डार्क नाइट रिंग ब्लेड के बीच में कंपैरिजन बनाते हुए कहता है कि भले ही इंस्टेंट शैडो स्लैश इसकी स्लैशिंग रेंज 5 मीटर तक की है, पर अंत में ये एक लाइनर स्किल है जो एक लाइन में ही हमला करती है। वहीं ये डार्क नाइट रिंग ब्लेड एक सर्कुलर स्किल है। इसकी आउटपुट इफिशियंसी तभी हाई होगी जब हम बहुत सारे दुश्मनों के द्वारा घेर लिए गए हों। फिर क्विंगफिंग अपने नए नए मिले हुए ग्रज लेदर आर्मर को एक्विप कर लेता है, जो कि देखने में कतई शाइनी लग रहा है। ये आर्मर सारे फिजिकल डिफेंस को 55 से, सारे एलिमेंटल रेजिस्टेंस को 45 से, सारे डैमेज ब्लॉक को 42 से और उसकी हेल्थ को 777 से इंक्रीज करता है। इसकी लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 12 है। इसके अंदर एक यूनिक इफेक्ट भी है, जहाँ कोई भी जब एमसी के ऊपर हमला करेगा तो एमसी के बेस अटैक पावर में 30 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। बेस अटैक पावर में 30 पॉइंट्स ऐड करना ये एमसी के लिए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और एमसी भी ये देख के कहता है हाँ इसका यूनिक इफेक्ट ज्यादा यूजफुल नहीं है, पर इस लेदर आर्मर के अंदर बेस डिफेंसिव पावर बहुत हाई है। इवन इसकी रेसिस्टेंस और ब्लॉकिंग भी अच्छी खासी है, तो मैं इसे अपने वाले लेवल 5 के गोल्ड ग्रेड घोस्ट फायर लेदर आर्मर से रिप्लेस कर ही सकता हूँ। फिर क्विंगफिंग एक बड़े से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि मेरी बाकी बची हुई लूट को अगर मैं जोड़ूं तो लगभग 20 आइटम्स और हैं। अगर मैं इन सबको बेचने जाऊं तो लगभग 10,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम से भी ज्यादा आएंगे। मैंने इस टूम के गार्डियन को तो मार ही दिया है, तो अब मैं इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। आशा करता हूँ कि इसके अंदर से मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा, और अगर इसके अंदर कोई सवारी ड्रॉप हो जाए तो ये तो बेस्ट हो जाएगा। सवारी से इसका मतलब किसी माउंट से है जिसके ऊपर ये सवारी करके घूम सके। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें एक पंप्ड अप मसल मैन गॉब्लिन को दिखाते हैं, जिसकी हालत देख के लग रहा है कि ये हफ्तों से कुछ सस्पिशियस सफेद पाउडर्स पे जी रहा है। ये गॉब्लिन एक स्विंग मारता है, इसके हथियार से एक स्लैश निकलता है जो इतना ताकतवर होता है कि इसके सामने खड़ी 2 लोग, एक तो एमसी की बहन और उसकी दोस्त, दोनों ही बीच में से कट जाती हैं। बेचारियों की शक्ल पे खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। इनकी चीखें खत्म भी नहीं हुई थी और अगले ही पल ये दोनों ही टाउन में टेलीपोर्ट होके आ जाती हैं। पर ये दोनों अकेले हंटिंग नहीं कर रही थी, इनकी टीम में एक आदमी भी था जो पहले तो सब्र करके आराम से बैठा था, फिर अगले ही पल इसका सब्र का बांध टूटता है और बंदरों के राजा की तरह ये जोरदार चीख लगाता है। फिर वो क्वीन शावी की कॉलर पकड़ के एकदम से इसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे तो क्वीन शावी को पसीने छूटने लगते हैं और वो इसके ऊपर चिल्लाता है, तू क्वीन शावी यूजलेस इडियट, तू बस शरीर से ग्रो हुई है, दिमाग से नहीं। जब भी हम हर बार मरते हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अब तो मेरे पास बस 2 सालों की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बची है। फिर वो इसको धक्का मार के दूर फेंक देता है, जिससे तो क्वीन शावी की भी चीख निकल जाती है और वो चिल्लाता है, अब तो तू मुझे स्कूल में भी दिख मत जाना, वरना वहीं तो उससे निपट लूंगा। फिर वो इतने ही गुस्से के साथ इस गेम से अपने आप को लॉग आउट कर लेता है। वहीं क्वीन शावी की दोस्त उसे बचाने के लिए आती है। वो क्वीन शावी का नाम पुकारते हुए उसे उठाती है और फिर वो उससे कहती है, शावी तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के छोटे वाले टाउन में ही क्यों नहीं आती? मैंने सुना है कि वहाँ पब्लिक वेलफेयर म्यूचुअल ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप के लोग स्पेशलाइज्ड हैं कि ये एल्डरली पीपल और हमारे जैसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें इस गेम को खेलना नहीं आता। पर क्वीन शावी वो तो गुस्से के मारे लाल पीली हो रही थी। वो अपने दांत पीसते हुए मनी मन सोचती है, ज़ांगवे बस तू इंतजार कर, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझ पे गुस्सा निकाला, एक वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश, तेरी इतनी हिम्मत हुई जो तूने मेरी कॉलर पकड़ी। मैं नहीं मानती कि मेरे पीछे जो पहले सिम्स पड़े रहते थे उनमें से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो तुझसे ताकतवर नहीं होगा। सिम्स मतलब ऐसे लोग जो एक लड़की के पीछे हाथ पैर धोके पड़े रहते हैं और उस लड़की कहने पे कुछ भी कर देंगे। इन शॉर्ट चूती है। फिर ये लड़की अपने आप को गेम से लॉग आउट करने लगती है और अपनी दोस्त से कहती है, यान तुम अकेले ही चली जाओ। यान इसको मनाने की कोशिश करती है, पर वो तो अब लॉग आउट कर चुकी
थी। फिर वो रियलिटी में एक झटके के साथ उठती है और पूरे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जांग वई को एक गाली देने लगती है। वो आसपास अपना फोन ढूंढती है और अपने फोन में किसी हान हान को मैसेज करती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे लेवल अप में मदद कर सकते हो, पर हान हान तो कुछ ज्यादा ही बेशरम ठरकी निकलता है। वो कहता है श्योर, मैं तुम्हें एक रात के लिए लेवल अप करा सकता हूँ, बस मुझे देखने दो कि हमारी स्कूल बेल गॉडेस बेड में कैसा परफॉर्म करती है। तो ये लड़की डिस्कस्टिंग एक्सप्रेशन के साथ इसे मैसेज करती है, तू अगली फ्रीक, अपनी शकल देखी तूने कभी, और तुझे मेरी बॉडी चाहिए, गेट लॉस्ट। फिर वो इसे गालियां देते हुए दूसरे आदमी के पास जाती है और वो एक मुस्कुराहट के साथ इसे मैसेज करती है, जांग हुआई, एक्चुअली मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करती आ रही हूँ। ये तो बस मेरा भाई क्वेंगफेंग पहले मुझे कंट्रोल किया करता था, इसीलिए मैं तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अब तो मैंने क्वेंगफेंग के साथ ऑलरेडी सारे रिलेशनशिप तोड़ लिए हैं। अब मैं फाइनली तुम्हारे साथ सबके सामने हमेशा के लिए बिना चिंता किए रह सकती हूँ। पर ये जांग हुआई भी चालू खोपड़ी था और वो भी एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, यू इडियट, क्या तू मुझे हंसा हंसा के ही मारना चाहती है? तू अपने भाई के साथ रिलेशनशिप तोड़ सकती है तो भविष्य में किसे पता कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करेगी, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के तो क्वीन शाओयू की भी बोलती बंद हो जाती है और अब वो किसी और को कांटेक्ट करते हुए कहती है, यंग मास्टर रूई, मेरे घर पे अभी कोई नहीं है, क्या आप मुझे कंपनी देने के लिए आ सकते हो और आने के बाद मुझे लेवल अप भी करा देना। पर सामने वाला ये सुनने के बाद भी नहीं पिघलता और यंग मास्टर रूई कहता है, ओह क्वीन शाओयू, मेरे पास अब प्लेटिनम ग्रेड का टैलेंट है, अब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, भविष्य में हर तरह की वुमेन्स खुद मेरे पास चलते हुए आएंगी, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के तो क्वीन शाओयू की सारी हिम्मत ही टूट जाती है, वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है और वो अब किसी ब्रदर सोमा को कांटेक्ट करते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, क्या आप मुझे कंपनी देने के लिए आ सकते हैं, मैं शेल टाउन में आपका इंतजार कर रही हूँ। तो सामने से सोमा और इसको ताने कसते हुए कहता है, क्वीन शाओयू, सबको पता है कि तूने जांग वई की लंका लगा दी है, अब तू भरोसा कर या ना कर, अगर तूने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया तो मैं तुझे अपनी नई स्लैम स्किल का स्वाद चखाऊंगा। ये सुन के तो ये लड़की अपना मुंह छुपाती हुए रोने लग जाती है और वो कहती है, डैम डैम, ये बदबूदार आदमी, जब जरूरत पड़े इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो ऐसी सिसकियां भरते हुए रोते हुए बताती है कि अब मेरे पास बस 2 और आधे साल की लाइफ स्पैन बची है, अब मुझे क्या करना चाहिए? जब मेरी ये 2.5 साल की लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी तो मैं, और अब जब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बंदे का नाम निकलता है, क्वेंगफेंग। रोते रोते उसका चेहरा भी लाल पड़ने लगा था। वो अंधेरे कमरे में अपने आंसू पहुंचते हुए कहती है कि हाँ, वो मुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा, जरूर उसके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी कोई सॉल्यूशन होगा ही, मुझे जल्दी से जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी की पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग पे जाता है जहाँ पर पहले क्वेंगफेंग रहा करता था। ये लड़की सीधा एमसी के घर के सामने आ खड़ी है। वो क्वेंगफेंग के घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर मनी मन सोचती है कि जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी मैं क्वेंगफेंग को ढूंढूंगी और तुरंत माफी मांग लूंगी, थोड़े मुलायम शब्द बोलने से वो जरूर मुझे माफ कर देगा, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू? फिर वो अपने ही शब्दों को नकारते हुए दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ती है और वो मनी मन सोच रही थी, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, शाओयू अभी तो सर झुकाने का काम टेम्परेरी है, मैं पहले उसके सामने उसकी बातें मानने का नाटक करूंगी, फिर मैं उससे मुझको लेवल अप कराने के लिए पूछूंगी, वो डेफिनेटली राजी हो जाएगा, वो हमेशा से बचपन से ही मेरी सारी चीजों को पूरा करते आ रहा है। फिर वो बड़ी खुशी से इसका दरवाजा खटखटाते हुए सोचती है कि एक बार मैं लेवल अप कर जाऊं और मेरी लाइफ स्पैन शॉर्टेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, फिर तो मैं कंप्लीटली इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लूंगी। हाँ ऐसे चलेगा, मैं ऐसे ही करूंगी, शाओयू तू तो जीनियस है। फिर वो दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, क्वेंगफेंग दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो क्वेंगफेंग। फिर वो अगले 2 मिनट तक ऐसी दरवाजा खटखटाते हुए क्वेंगफेंग को आवाज लगाते हुए कहती है, क्वेंगफेंग दरवाजा खोलो, क्वेंगफेंग सोना बंद करो और जल्दी से दरवाजा खोलो, क्वेंगफेंग मैं वापस आ गई हूँ। सामने से कोई और आवाज नहीं आ रही थी पर फिर भी वो खटखटाई जा रही थी, क्वेंगफेंग क्या तुम पहले दरवाजा खोल सकते हो, जल्दी करो क्वेंगफेंग। पर अब भी कोई जवाब ना मिलने पे वो लड़की अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और वो एक लात मार के दरवाजा खोलती है और वो चिल्लाती है, मैंने तुझसे बोला कि दरवाजा खोल, क्या कर रहा है तू डकिंग बास्टर्ड, क्या तू मेरी काइंडनेस का फायदा उठाने की सोच रहा है? देखने से साफ पता चल रहा था वो अपना आपा खोते जा रही थी, पर जब वो सामने देखती हुई एकदम से उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि सामने का कमरा पूरी तरह से खाली था। क्वेंगफेंग तो क्या वहाँ पर कुछ भी नहीं था और वो कहती है क्या हुआ यहाँ से? क्वेंगफेंग कहाँ गया? बेड, टेबल और कपड़े सब कुछ गायब है। वो अपना फोन निकाल के क्वेंगफेंग को कॉल करने की कोशिश करती है तो जवाब आता है, माफ करना, जिस नंबर को आपने डायल किया है वो स्विच ऑफ है। जो सुन के ये लड़की कहती है, क्या क्वेंगफेंग? वो फिर से उसे कॉल करती है तो उसे सेम ही रिस्पॉन्स मिलता है और वो कहती है कि आखिर अब ये कहाँ चला गया? फिर हमारा सीन चेंज होकर एक अंडरग्राउंड गुफा जैसी जगह पे आता है और ये जगह है टूम ऑफ ग्रीवेंस की गहराई वाली जगह और यहीं पर हमारा एमसी बहुत सारी मॉन्स्टर्स की लहरों के बीच एकदम सिग्मा मेल की तरह इंस्टेंट शैडो स्लैश से सारे ही मॉन्स्टर्स को काटते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे भागता जा रहा था और वो कहता है, चलो अब मैं आखिर अंत तक पहुंच ही गया। वो इस समय किसी जायंट से कॉफिन के सामने आ खड़ा हुआ था। इस अंधेरे कमरे में उसी कॉफिन के अंदर से थोड़ा उजाला आ रहा था। एमसी थोड़ा रुकता है और अपने डिवोटी फॉलोअर को समन करते हुए
कहता है मैंने इस रास्ते में भागते भागते लगभग 200 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया है और साथ ही साथ कई सारे ब्राउन्स और सिल्वर ग्रेड के बॉसेस को भी, और अब मैं लेवल 12 के काफी करीब आ चुका हूँ। बस इस कॉफिन को ओपन करना है और इस टूम का फाइनल बॉस बाहर आएगा। बस मैं आशा करता हूँ कि ये प्लेटिनम ग्रेड का हो। फिर वो डिवोटी फॉलोवर को इसे ओपन करने का ऑर्डर देता है तो डिवोटी फॉलोवर जाके इसका दरवाजा खोलता है। लकड़ी के क्रैक करने की आवाज आती है। एमसी इसे देख के बहुत टेंस हो जाता है और हमें सामने दिखाते हैं इस कॉफिन के अंदर से बहुत ही ज्यादा ओमिनस और डेडली डार्क मयाजमा बाहर आने लगता है। इसको देख के तो डिवोटी फॉलोवर भी घबरा रहा था। वो जोर से घुराते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है पर वो डार्क मियाजमा इसके डिवोटी फॉलोवर को ही जकड़ लेता है। वो चारों तरफ रूम में फैलने लगता है। यहाँ डिवोटी फॉलोवर तो बिल्कुल स्ट्रगल भी नहीं कर पाता और वो डार्क मियाजमा सीधा इसी फॉलोवर के अंदर ही घुसने लगता है। वो फॉलोवर घुर्राता ही रह जाता है पर अगले ही पल एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने जिस डिवोटी फॉलोवर सिल्वर ग्रेड के मॉन्स्टर को समन किया था वो मारा जा चुका है। एमसी जब इस मयाजमा को चारों तरफ फैलते हुए देखता है तो मन ही मन सोचता है कि ये बस एक गोल्ड लेवल का बॉस है डेथ मयाजमा। पर डैम इट, मैं एक्चुअली भागते भागते इस घिनौनी चीज के सामने कैसे आ गया। इसके पास एक्चुअली में कोई भी फॉर्म नहीं है, मतलब ये फिजिकल अटैक से बिल्कुल इम्यून है। मुझे याद है मेरी पिछली जिंदगी में भी इसे किसी ने रिलीज कर दिया था। इसके रिजल्ट के चलते ये मयाजमा फैलते फैलते बगल के ही आउटपोस्ट में भी फैल गया। इसकी वजह से वहाँ पब्लिक को अनजाने में ही बहुत ही मैसिव कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। वो इससे बचते हुए मन ही मन सोचता है कि अगर ये तुम्हें पोजेस कर ले तो इससे बचने का सिर्फ दो ही रास्ता है, या तो तुम्हारा टीममेट इसे डिस्पेल करने में तुम्हारी मदद करे और या तो तुम्हारे पास कुछ सर्टेन क्लासेस होनी चाहिए जो कुछ ऐसी स्पेल्स जैसे इनविंसिबिलिटी को कुछ समय के लिए यूज कर सके अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। पर इसके अंदर एक और सीक्रेट है क्योंकि इसकी मेन बॉडी इसी डार्क मयाजमा के अंदर छुपी है। फिर वो अपनी डार्क नाइट रिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है जिससे चारों तरफ एमसी की पावर्स का घेरा बनने लगता है और ये डार्क मयाजमा भी इसी के साथ ही घूमने लगता है। और एमसी को थोड़ी देर में एक अजीब सा प्लांट दिखाई देता है जिसके सर पे बहुत ही सारी आंखें बनी हुई थी। इसके मिलते ही एमसी अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी और पॉइजनस डार्ट को मिला के इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और एक दो हमले के बाद इसको काट के आगे निकल जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है तुमने एक गोल्ड ग्रेड मॉन्स्टर डेथ मयाजमा को मारा है। एमसी को इसे मारने में बहुत ही ज्यादा आसानी हुई थी पर वो मनी मन सोच रहा था इस बॉस की स्ट्रेंथ साफ साफ प्लेटिनम टीयर की है, पर फिर भी इसे गोल्ड ग्रेड का माना जाता है और ये बस गोल्ड ग्रेड के आइटम से ड्रॉप करता है। फिर इस बॉस की लूट भी लाइफ स्पैम में डिसॉल्व होने लगती है और अपना एमसी एक गहरी सांस भरते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने अभी अभी मेरी डार्क नाइट रिंग ब्लेड को लर्न कर लिया था। ये एक मैजिक डैमेज स्किल है, अगर ये स्किल मेरे पास नहीं होती तो मुझे डर है कि मेरी अभी की ताकत के हिसाब से इससे डील करने में मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। फिर वो खुशी से इस लूट को उठा के इसके ऊपर अपने ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करता है और वो हंसते हंसते होता है फाइनली मैंने इस टूम को क्लियर कर दिया। भले इसमें मुझे कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी पर इसमें बहुत मेहनत लगी है, पर इसके बावजूद मुझे बस इसमें गोल्ड ग्रेड की लूट मिल रही है। ये तो सच में। वो अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें एक रेयर लूट मिली है, एक माउंट बेल, और अगले ही पल उसके हाथ में एक माउंट बेल आ जाती है जिसे देख एमसी बहुत खुश होता है और वो कहता है हाँ ये कैसे एक माउंट की बेल सच में ड्रॉप हो गई। वेल मुझे पहले लगा था कि इसे जरूर एक माउंट मिलने वाला है क्योंकि इसने लास्ट एपिसोड में बोला था कि इसे माउंट की जरूरत है और अपना राइटर इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तो मुझे लगा ही था कि इसे माउंट मिलेगा। पर यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि इसे कौन सा नया माउंट मिलेगा। मैं भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ, पर इसके लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। ये एपिसोड आएगा 2-3 दिनों में ही आएगा। अभी तो राइटर बिल्कुल कंसिस्टेंट है और हर हफ्ते नए नए चैप्टर्स लाके डालता जा रहा है। जैसे ही अगला चैप्टर आएगा मैं बना के तुरंत ही डाल दूंगा, तो तब तक हमें अपनी एक्साइटमेंट को दबा के थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो साथ में इंतजार करते हैं और अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।